सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। तो उसमें आपने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी ये सब हमने डिस्कस किया था। सो क्लोजर क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई रिलेशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो मिसिंग है या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लाइक कोई रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव नहीं है सपोज। सो रिफ्लेक्सिव अगर वो नहीं है तो ऐसा रिलेशन हम फाइंड कर सकें जिससे, या हम उसमें क्या ऐड करें, कितने एलिमेंट्स या क्या एलिमेंट्स उसमें ऐड करें जिससे वो रिफ्लेक्सिव हो जाए। सो मिनिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं जो हमको ऐड करना पड़ते हैं टू मेक द गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ द रिलेशन। सो कोई मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हम उसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी नया रिलेशन आएगा, बिगर रिलेशन, उसको हम बोलते हैं क्लोजर। सो ऐसे क्लोजर फाइंड करने के लिए हमको कुछ एलिमेंट्स ऐड करना होते हैं आइडेंटिफाई करके, कि जैसे अगर रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन नहीं है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हम ऐड करें जिससे वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, या कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है अगर तो कितने एलिमेंट्स उसमें ऐड करें हम जिससे वो सिमेट्रिक बन जाए। ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिविटी में हम कौन से एलिमेंट्स ऐड करें जिसमें उसमें सेटिस्फाइड हो या वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाए। तो ऐसे जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ द रिलेशन। सो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको ऐड करना होते हैं जिससे कि पर्टिकुलर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए या सिमेट्रिक हो जाए या ट्रांजिटिव हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। क्लोजर ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस। सपोज R is a relation on a set A without the property P. This property P may be reflexivity, transitivity, reflexivity, symmetric और transitivity. तो ये प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। सो सपोज R is a relation on a set A without the property P, then the smallest relation, यहाँ पर हमको स्मॉलेस्ट रिलेशन फाइंड करना होता है S on A that contains R and contained in any other relation containing R and satisfying property P is called the closure of relation R with respect to P. So ये smallest है, इसकी गारंटी हम कैसे देंगे कि it should be contained in any other relation containing R and satisfying property P. So इसको हम बोलेंगे closure of the relation. फॉर एग्जाम्पल जैसे R कोई रिलेशन है जिसमें प्रॉपर्टी P मीन्स सपोज रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये R is a relation which is not reflexive. So we have to find a smallest relation S such that S contains R. That means R is subset of S such that this S is also contained in any other relation containing R satisfying property P. जैसे एक सेट हमने लिया, सपोज एग्जांपल लेते हैं ABC, और मैंने किसी ने R डिफाइन किया BC, CB एंड AC. ओके, सो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? इज इट रिफ्लेक्सिव? कौन कौन से एलिमेंट्स मिसिंग है? B एंड C. सो इफ आई टेक S to B, ये सारे एलिमेंट्स तो उसमें हो ही सही, A, BC, CB, AC, और इसमें दो एलिमेंट्स में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, वो है BB एंड CC. सो नाउ दिस बिकम रिफ्लेक्सिव रिलेशन. S एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है एंड दिस R इज कंटेन्ड इन दिस S. R इज कंटेन्ड इन दिस S. सो ये हो गया इसका क्लोजर. सिर्फ दो एलिमेंट हमको ऐड करना पड़े एंड यू कैन वेरीफाई कोई दूसरा सेट नहीं है जिसमें जो इससे छोटा हो और उसमें ये प्रॉपर्टी हो रिफ्लेक्सिविटी. सो S इज द स्मॉलेस्ट सेट. और कोई सेट हो सकता है S1, जैसे S1 में दूसरा कोई सेट लिया, उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं BC, CB, AC, और यहाँ पर BA भी रख लो एंड BB एंड CC. So you can see S1 is reflexive
क्योंकि इसमें ए है, बी एंड सी। सो S1 इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, but S1 contains S also. So you can see here S में क्या है, S1 में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ये वाला BA। सो अब जो सेट है S के बाद जितने भी सेट्स हैं जो जो R को कंटेन करते हैं और जिनमें रिफ्लेक्सिविटी है, वो सारे S से बिगर होंगे। तो S1 है, सिमिलरली कोई S2 हो सकता है जिसके अंदर एक आध एलिमेंट और एक्स्ट्रा हो, जैसे यहाँ मैं रख दूँ AC ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पर BC रख देते हैं, BC भी है। सो और कोई एलिमेंट हो सकता है स्मॉलेस्ट। उसके बाद जितने भी रिलेशंस हैं जिनमें ये R कंटेंट है और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वो सारे S से बड़े हैं। सो ये जो इमीडिएट इसको कंटेन करने वाला सेट है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ R। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ R। ऐसे जैसे आपसे बोल रहा है कि ये R भी रिलेशन है, फाइंड इट्स रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज गिवन बाय R यूनियन S इक्वल टू R यूनियन टू मोर सेट्स BB एंड CC। आगे मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। R तो है ही सही, उसमें यूनियन जो मिसिंग एलिमेंट्स है वो यहाँ लिखेंगे हम। सिमिलरली हो सकता है कि सिमेट्रिक नहीं हो, तो सिमेट्रिक जैसे इसी रिलेशन में अगर आपको सिमेट्रिक बनाना हो इसको, तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेंगे, BC एंड CB एंड AC। सो BC CB तो है, AC है तो यहाँ पर CA भी होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐड कर दें हम, CA। AC है तो CA भी होना चाहिए, BC है, CB भी है, AA ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ये रिलेशन अब सिमेट्रिक भी हो गया। सो एक एलिमेंट ऐड किया CA, तो इसका ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर जो नया सेट आएगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे, वो हो जाएगा इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर। उससे छोटा कोई सेट नहीं होगा जो R को कंटेन करता हो और जिसमें प्रॉपर्टी हो। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग R एंड विद द गिवन प्रॉपर्टी P, जो प्रॉपर्टी R में नहीं है। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर को भी इसी वे में डिफाइन करेंगे जैसे हमने ओरिजिनल डेफिनेशन लिखी है वहाँ पर, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, लेट R बी ए रिलेशन, irreflexive relation on a set A, then the smallest reflexive relation S on A, smallest reflexive relation S on A that contains R and contained in any other reflexive relation containing R is called reflexive closure of R। तो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया ही है कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर हम कैसे फाइंड करेंगे। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज जनरली गिवन बाय S इक्वल टू R यूनियन, जो भी एलिमेंट्स मिसिंग है वो हम इसको यूनियन में लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। सो इसको हम जनरली इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा लिखते हैं नोटेशन, वेयर डेल्टा इज द सेट और रिलेशन containing A type elements from A cross A such that A not in R already। So R में जो elements हैं वो union, delta is the set containing elements of type A such that A not in R। So इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सेट है जिसमें R कंटेंड है और प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी है इसमें। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर दिया हो तो उसमें A टाइप के एलिमेंट्स आपको ऐड करना है जो R में नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज़ वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर पूछा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको आप कंबाइन कर लो R के साथ में, यूनियन ले लो उसका। सो दे आर वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। तो ये नोटेशन आप ले सकते हो इसमें, S इक्वल टू R यूनियन डेल। देन सिमेट्रिक क्लोजर कैसे बनेगा, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था। सिमेट्रिक क्लोजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक क्लोजर।
सो आर इज एन असिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, या सिमेट्रिक रिलेशन है। दैट मीन्स इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट ए भी ऐसा है जिसके लिए बी ए प्रेजेंट नहीं है, तो ये असिमेट्रिक हो गया। देन द स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन एस ऑन ए दैट कंटेन्स आर एंड कंटेन्ड इन एनी अदर सिमेट्रिक रिलेशन कंटेनिंग आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ ए। तो ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है ये इंश्योर कर रही है कि ये एस स्मॉलेस्ट सेट है। सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सॉरी सिमेट्रिक क्लोजर। आर यूनियन जो भी आपके पास सेट है उसमें सेट ऑफ ऑल बी ए सच दैट बी ए नॉट इन आर। ठीक है, आर में अगर ए बी है तो बी ए ऐसे सारे बी ए जो बी ए आर में नहीं है। तो ये भी इजी है कंस्ट्रक्ट करना, सिंपल सी बात है। आर इनवर्स के साथ में यूनियन ले लो इसका, आर यूनियन आर इनवर्स। सो आर इनवर्स आपको पता है, आर इनवर्स जो होता है बी ए, अगर ए बी आर में है तो आर इनवर्स में बी ए होगा। सो सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करने के लिए यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ आर एंड आर इनवर्स। सो आर इनवर्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे यूनियन में आ जाएंगे इसके। तो सिमेट्रिक क्लोजर इज़ वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। तो सिमेट्रिक क्लोजर एंड रिफ्लेक्सिव क्लोजर आर वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिटिव क्लोजर है। एंटीसिमेट्रिक क्लोजर नहीं होता है। एंटीसिमेट्रिक क्लोजर हम डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी रिलेशन में से अगर किसी रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये रिलेशन है ए बी बी सी एंड बी ए सी बी। बताओ इसको ये एंटीसिमेट्रिक है क्या। ए बी एंड बी ए दोनों है इसमें, तो अगर इसको एंटीसिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी इसमें लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला हटाना है या फिर ये वाला हटाना है। सिमिलरली इनमें से ये वाला एलिमेंट या ये वाला एलिमेंट, इन चारों में से दो एलिमेंट्स आपको हटाने पड़ेंगे। सो या तो ए बी हटाओ या बी हटाओ। सो विच वन शुड बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड। ए बी हटाना है या बी ए हटाना है, या बी सी हटाएंगे या सी बी हटाएंगे। सो आर में से हम कुछ रिमूव नहीं कर सकते, वी कैन ऐड समथिंग इन आर, जिससे आर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो रही सही, उसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। लेकिन मैंने अगर यहाँ से ए बी हटा दिया तो फिर ये आर जो है वो नहीं रहेगा, कुछ नया सेट बनेगा जिसमें आर रहेगा ही नहीं। सो यू कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम इस गिवन रिलेशन, दैट्स वाई वी डू नॉट डिफाइन एंटीसिमेट्रिक क्लोजर। सो एंटीसिमेट्रिक क्लोजर की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक क्लोजर डिफाइन करने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स हटाने पड़ते हैं आर में से, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो वी डिफाइन ट्रांजिटिव क्लोजर। अब ट्रांजिटिव क्लोजर जो होते हैं वो बाय ऑब्जर्वेशन कई बार आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, बट दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बाय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या प्रॉब्लम होती है अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन ट्रांजिटिव क्लोजर। So again R be a non-transitive relation on a set A, then the smallest transitive relation S on A that contains R and contained in any other transitive relation containing R is called transitive closure of R. So transitive closure जो होता है वो कई बार easy होता है कंस्ट्रक्ट करना, बट कई बार आपको डिफ़िकल्टी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी लिया हमने एग्जांपल, और मैंने इसको लिखा ए बी बी सी सी ए एंड बी ए। सो ट्रांजिटिव क्लोजर बता सकते हो इसका। ए बी बी सी ये तो रहेंगे ही सही जो ओरिजिनल है। कौन से एलिमेंट्स मिसिंग है, ट्रांजिटिविटी है क्या इस रिलेशन में।
तो अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें कौन से मिसिंग है जल्दी बताओ? ए बी। सो हमने यहाँ पर ए सी ऐड किया, ठीक है, और सी बी ऐड किया। और कोई दिख रहा है यहाँ से? बी ए एंड ए बी, बी ए एंड ए बी, ठीक है। देन सी ए एंड ए बी विल गिव सी बी, ये सी ए एंड ए बी विल जनरेट सी बी। सो ऐसे आपको सी बी लिख लिया है? हाँ सी बी है ऑलरेडी। और कोई एलिमेंट ऐड होगा क्या इसमें? इसको देख कर बताना है अभी। सी सी आएगा इसमें? सी सी कैसे आएगा? अभी सिर्फ इसको देख के बताना है। इसको देख कर बताएंगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन अब इन एलिमेंट्स को भी फिर से चेक करना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। एस, हाँ, तो इसको अगर देखेंगे तो एक सी सी यहाँ से जनरेट होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो एलिमेंट जनरेट हो रहा है वो एलिमेंट किसी और के साथ मिलकर एक नया एलिमेंट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा। फिर ये जो न्यू एलिमेंट रखेंगे इसको सबके साथ चेक करना पड़ेगा आपको, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कि उनके साथ में कहीं ये न्यू रिक्वायरमेंट तो जनरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम कब तक करेंगे? अगर ये तो छोटा सा सेट है 3 एलिमेंट से, लेकिन जब लार्ज सेट होता है 5 एलिमेंट 7 एलिमेंट्स ऐसे वाला या जनरल, तो उस केस में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी नया एलिमेंट आया है उसको आपको चेक करना होता है प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ में। या कई बार ऐसा होता है कि एक नया एलिमेंट जनरेट हुआ किसी 2 पेयर से, और दूसरा पेयर से कोई नया एलिमेंट जनरेट हुआ, और फिर ये दोनों मिलकर एक नया एलिमेंट जनरेट करते हैं, थर्ड एलिमेंट। फिर उसको चेक करना होता है बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ। सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैन्युअली ये सब करना बहुत डिफिकल्ट है। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो जनरल फार्मूला फॉर ट्रांजिटिव क्लोजर। ये समझ में आ रहा है ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या डिफिकल्टी है? ट्रांजिटिव क्लोजर में समझ में आया क्या डिफिकल्टी है? नए एलिमेंट जो जनरेट हो रहे हैं वो पुराने एलिमेंट्स के साथ में या किसी न्यू एलिमेंट के साथ में फिर से ट्रांजिटिव क्लोजर की रिक्वायरमेंट बना रहे हैं, या ट्रांजिटिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट बना रहे हैं। तो ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है या मैनुअली डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हमारे पास कोई जनरल फार्मूला नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर तो ईजी है, बट ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हमको दूसरी कोई मेथड देखना पड़ेगी। सो वी हैव ए मेथड जिसको हम बोलते हैं वार्शल्स एल्गोरिथम। ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए वी यूज़ वार्शल्स एल्गोरिथम। सो इसमें वार्शल एल्गोरिथम में वी शैल बी यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। वो मैट्रिक्स रिलेशन से आएगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से। सो ये एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास में रिलेशन आर दिया हुआ है जो कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके अंदर अगर आप ट्रांजिटिविटी इंट्रोड्यूस करना चाहो देन दिस विल बी द सेट एस। सो सबसे पहले तो आपने ओरिजिनल आर को देखकर जो जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लिख लिए यहाँ पर, जैसे 1 3 है 3 2। सो 1 3 एंड 3 2 को लेकर 1 2 की रिक्वायरमेंट है तो 1 2 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये 2 1 एंड 1 3, उससे फिर 2 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो अगर हम एस ये लिखते हैं तो इसके अंदर भी आपको चेक करना पड़ेगा पेयर लेकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो न्यू रिक्वायरमेंट बन रही हो। सो जैसे ये 1 3 एंड 3 2, इससे मिला 1 2, तो ये 1 2 ऑलरेडी है। सिर्फ 1 2 एंड 2 3 इसको देखा तो 1 3, सो 1 3 ऑलरेडी है। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा मैन्युअली। कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो मिसिंग होगा, फिर उसको रखना है, फिर उस एलिमेंट को सभी के साथ पेयर करके देखना पड़ेगा। सो न्यू रिलेशन एस आया, वो भी ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज 3 1 एंड 1 4 विल जनरेट 3 4 विच इज़ नॉट इन द सेट एस। सो इस 3 4 को जैसे यहाँ रखोगे आप, इट में जनरेट सम अदर एलिमेंट, इसलिए मैन्युअली फाइंड करना डिफ़िकल्ट है। सो ट्रांजिटिव क्लोजर इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। उसके लिए फिर हम एक मेथड डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं वार्शल्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग ट्रांजिटिव क्लोजर। सो न्यू ऑर्डर पेयर रखते जाओगे, डिफ़िकल्टी आती जाएगी।
अच्छा, इस रिलेशन का बताओ जल्दी, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स पर ए, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी। सर रिफ्लेक्सिव क्लोजर रिलेशन आर में कैसे एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी, वेर ए नॉट इक्वल टू बी, तो सारे पेयर बनेंगे उसमें, 0 1 बन जाएगा, -1 2 बन जाएगा, -1 0 बन जाएगा, इस तरह से। सो ऐसे सारे एलिमेंट्स ए वो हम इसमें रख देंगे, जैसे 1 1 रख दिया आपने, 0 0 -1 -1, इस तरह के एलिमेंट सारे हम रख देंगे, इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स है। सो दिस इज जनरल फार्मूला रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिए। रिलेशन कुछ नहीं है, बस इसमें रिलेशन एक ही है कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो सारे तो एलिमेंट्स आ ही गए उसमें पेयर, जहाँ ए बी नॉट इक्वल है। -1 2 आ गया तो 2 -1 भी आ गया, हाँ पूरा रिफ्लेक्स, ये 1 1 वाले जितने भी है ना ये डेल्टा, इसमें सिर्फ यही आएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन सिंपल सी बात है, इसमें आइडेंटिटी रिलेशन वाले हम रखेंगे इसमें के आर यूनियन आइडेंटिटी, इसमें एक भी ए टाइप का नहीं है, तो आइडेंटिटी रिलेशन के साथ यूनियन ले लो इसका, आइडेंटिटी में सारे होंगे ए रिलेटेड टू ए। सो इसमें तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर आप ले लोगे तो मिल जाएगा ही। इस ये वाला ऑलरेडी सिमेट्रिक है रिलेशन, इसमें क्लोजर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड करेंगे, और सिमेट्रिक क्लोजर तो है, सिमेट्रिक तो है ही सही है, ए बी है तो बी ए बी है, -1 2 है तो 2 -1 भी होगा इसमें। इसका क्या होगा सिमेट्रिक क्लोजर, ए डिवाइड्स बी, ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो सारे ए बी टाइप के हैं इसमें, तो बी ए टाइप के एलिमेंट नहीं है इसमें। सो आर से इनवर्स, सो इन जनरल आर इनवर्स आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो एस इज द सिमेट्रिक क्लोजर, रिफ्लेक्सिव है ये, ए टाइप के एलिमेंट्स इसमें है ही। सो ट्रांजिटिव क्लोजर इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वार्शल्स एल्गोरिथम। सो वार्शल एल्गोरिथम जो होता है उसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं, वी जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस W0 W1 W2 एंड सो ऑन, ठीक है, W0 W1 W2 अप टू Wn। सो अगर आपके पास में कोई सेट दिया है जिसमें आपके पास में n एलिमेंट्स हैं, सपोज A1 A2 अप टू An, सो इसका ट्रांजिटिव क्लोजर कोई रिलेशन दिया है, नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन। सो नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड करने के लिए वी जनरेट सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस W0 टू Wn, जितने एलिमेंट्स है उतने मैट्रिक्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो डायग्राफ एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से लेकर हम इसको नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन आर का ट्रांजिटिव क्लोजर हम फाइंड करते हैं बाय जनरेटिंग सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब सीक्वेंस कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो व्हाट इज वार्शल एल्गोरिथम, सपोज वी हैव अ सेट ए विथ n एलिमेंट्स, कोई सेट है ए विथ n एलिमेंट्स और एक रिलेशन है उस पर आर विच इज नॉन ट्रांजिटिव। सो वी हैव a set A with n elements and a relation R on A which is non-transitive. So वार्शल एल्गोरिथम यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव V1 V2 अप टू Vn, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम V1 V2 Vn अप टू Vn तक उनको हम लेबलिंग करते हैं। सो आर्बिट्री लेबलिंग और आर्बिट्री लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, कोई भी सीक्वेंस आप बना लो, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको V1 बोल दो, सेकंड को V2 एंड अप टू nth एलिमेंट को Vn। सो आर्बिट्री लिस्टिंग हमने कर ली एलिमेंट्स की, ये आपके ऊपर है आप कैसे करते हो। जैसे आपके पास ये दिया है ABCD, सो आप इसको ये भी कर सकते हो कि V1 इक्वल टू A, V2 इक्वल टू B, V3 इक्वल टू C एंड V4 इक्वल टू D, ऐसा हमने आर्बिट्री लिस्टिंग कर ली है। कोई और हो सकता है कि वो B को V1 ले ले, V2 को आप A ले लो एंड सो ऑन। सो जो भी आप आर्बिट्री लिस्टिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग ये मेथड चलेगी। सो लेट V1 V2 अप टू Vn बी एन आर्बिट्री लिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ A, और इन V1 V2 V3 अप टू Vn को हम क्या करेंगे, ये लेकर डायग्राफ बनाएंगे। सो डायग्राफ बनाने के लिए आपको ये V1 V2 अप टू Vn ऐसे प्लेन के अंदर
आपको रख के डायग्राम बनाना है। सो W0 जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो बनेगा मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशन, जो ओरिजिनल रिलेशन है मैट्रिक्स का, सॉरी मैट्रिक्स रिलेशन का, वो आप ले लोगे MR ओरिजिनल। यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, वो हो गया W0। ना हाउ टू फाइंड W1, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड करेंगे हम। सो W1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड ऑल द पाथ्स फ्रॉम Vi टू Vj। किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में अगर आप पाथ फाइंड करोगे Vi टू Vj थ्रू V1, इस तरह से हम पाथ फाइंड करते जाएंगे। सो Vi टू Vj उसमें डायरेक्ट पाथ है, देन ओके, उसको तो हम लिखेंगे ही सही, लेकिन हम V1 के थ्रू सारे पाथ फाइंड करेंगे। सो W1 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल इंक्लूड फर्स्ट वर्टेक्स V1। तो जैसे आपके पास में V1 से लेकर V7 तक आपको फाइंड करना है, तो V1 से V7 डायरेक्ट है तो ठीक है 1 लिखेंगे उस पर, लेकिन V1 से V7 तक जाने के लिए आपको V1 के सॉरी V3 से V7 जाना है, तो डायरेक्ट है तो ओके, अदरवाइज देयर शुड बी ए पाथ फ्रॉम V1 थ्रू V1। सो V3 टू V1 एंड V1 टू V7। सो ये अगर डायरेक्ट है तो यहाँ 1 आ ही जाएगा मैट्रिक्स में, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो V3 टू V1, V1 टू V7। सो ट्रांजिटिविटी के कारण क्या होगा, V1 टू V7 देयर वी शुड बी ए पाथ। सो हम V3 V7 इंक्लूड कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स लेंगे V1, W1 फाइंड करने के लिए एक वर्टेक्स फिक्स करेंगे हम V1, और फिर हम सारे वर्टेक्स के बीच में V1 के थ्रू पाथ सर्च करेंगे उसमें ग्राफ में। सो V1 के थ्रू अगर पाथ है देन ओके, हम लिख लेंगे 1, अदरवाइज डायरेक्ट पाथ है तब भी 1 आएगा, और अगर नहीं है पाथ तो 0 आएगा। तो इस तरह से W1 बनेगा। अब W2 जब बनाएंगे हम W2, सो W2 बनाते समय हम क्या करेंगे, V3 टू V7 मान लो आपको फाइंड करना है, तो इसमें हम V1 एंड V2 दोनों इंक्लूड कर लेंगे। सो V3 टू V1, V1 टू V2 एंड V2 टू V7, या तो इसमें डायरेक्ट पाथ हो या ऐसा कुछ हो या फिर इसके थ्रू हो। तो ये एग्जिस्ट करता है तो इसको रखेंगे हम, ये हमने फाइंड कर लिया तो ये भी रहेगा, और अगर ये नहीं है तो फिर V1 V2 के थ्रू होना चाहिए। सो जो ऑलरेडी पाथ हमने फाइंड कर लिए वो तो रहेंगे ही सही, लेकिन जो नए पाथ है वो सारे हम इंक्लूड करते जाएंगे। सो वो हो जाएगा W। सिमिलरली W3 फाइंड करना है अगर आपको, W3 के लिए वी विल टेक 3 वर्टाइसेस V1 V2 V3, और अब हम सारे वर्टेक्स के बीच में जो पाथ है वो या तो डायरेक्ट या V1 के थ्रू या V2 के थ्रू या V3 के थ्रू या ऑल 3 तीनों के थ्रू। सो W के W0 W1 W2 अप टू WK एंड सो ऑन, वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। Wij इक्वल टू 1 इफ देर इज ए पाथ फ्रॉम Vi टू Vj विथ ऑल और सम, या तो सारे या इनमें से कुछ V1 अप टू Vk। तो या तो V1 के थ्रू हो या V2 के थ्रू हो या Vk के थ्रू हो या एनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस उनके थ्रू हो। तो इस तरह से हम W0 W1 W2 अप टू Wn। सो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स आएगा Wn, दैट विल गिव द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ द रिलेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करना है इसका यूजिंग वार्शल्स एल्गोरिथम ऑन ए सेट A विथ एलिमेंट्स ABCD, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। सो वार्शल्स एल्गोरिथम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इनमें एलिमेंट्स को ऐसे हम V1 V2 V3 ले लेते हैं। ये हो गया V1, फिर B हो गया V2, C हो गया V3 एंड D हो गया V4। सो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए, फिर इसका डायग्राफ बनाया। देखो डायग्राफ कैसे बनेगा, AC मीन्स V1 टू V3। सो V1 टू V3 डायरेक्ट एज है, देखो V1 टू V3। देन BA मीन्स V2 V1, ये V2 V1 है, सो V2 V1 ये रहा एज।
ये आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देन बी सी, बी सी मीन्स V2 V3, so V2 V3 there is an edge. Then CA V3 V1, तो V3 V1 में पैरेलल एज है, एंड सो ऑन। सबसे पहले आपने डायग्राफ बना लिया, एंड अदर मैट्रिसेस जो है वो इस तरह से फाइंड करेंगे हम। W0 तो ओरिजिनल है, एंड Wij इज 1 इफ देर इज ए डायरेक्ट पाथ फ्रॉम Vi टू Vj with all or sum of V1 V2 up to Vk। सो 1 कैसे लिखना है, जैसे यहाँ से V1 टू V4 डायरेक्ट है क्या, लेकिन अगर हम इसको चेक करें कि ये V1 से V4 V3 के थ्रू है क्या, सो V1 टू V3 एंड देन V3 टू V4 किसी वर्टेक्स के थ्रू होना चाहिए पाथ। सो V1 टू V3 एंड V3 टू V4 है, तो V1 टू V4 ये आना चाहिए। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, V1 टू V4, दैट मीन्स AD, एलिमेंट AD हमको ऐड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे AD है नहीं, V1 टू V4 रिलेशन नहीं है, लेकिन V1 टू V4 V3 के थ्रू है। सिमिलरली V1 टू V2 है नहीं, तो V1 टू V2 क्या V3 के थ्रू है, नहीं है, V4 के थ्रू है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से ये सारे पाथ, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में जो पाथ हैं वो हमको सर्च करना पड़ेंगे। तो इस तरह से हम W0 W1 अप टू WK मैट्रिसेस हम बनाएंगे। सो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, इट इज़ वेरी सिंपल। W0 तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, या ओरिजिनल जो भी आपका रिलेशन है उसका मैट्रिक्स है, जो ये बना हुआ है सामने। अब W1 फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, W1 फाइंड करने के लिए आपको न्यू मैट्रिक्स के लिए V1 को बीच में रखना पड़ेगा। अब सारे वर्टाइसेस के बीच में आपको देखना है पाथ या कनेक्टिविटी थ्रू V1 और डायरेक्ट। सो W1 में आपको V1 के थ्रू देखना है या डायरेक्ट देखना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी होगा। अब यहाँ देखो जीरो का मीनिंग है V1 टू V1, तो V1 टू V1 डायरेक्ट पाथ है क्या, डायरेक्ट नहीं है, V1 टू V1 डायरेक्ट नहीं है। अब V1 टू V2, ये देखो V1 टू V2 भी नहीं है, V1 टू V3 भी नहीं है, सॉरी V1 टू V3 है, एंड V1 टू V4 नहीं है, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली V2 टू V1, अब V2 टू V1 डायरेक्ट है क्या, यस, जहाँ 1 है वहाँ नहीं देखना है, जहाँ 0 है सिर्फ वही देखना है। सो इस पूरे मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ 0 है वो पाथ आपको सर्च करना है कि वो पाथ V1 के थ्रू होता है या डायरेक्ट है। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो ये V2 से लेकर V2 से लेकर V4 के बीच में अभी 0 है, तो आपको ये देखना है कि V2 से लेकर V4 V1 के थ्रू है या डायरेक्ट है। सो अगर आप V2 से स्टार्ट करो, सो V2 से V1, ओके, एंड V1 टू V4 अभी नहीं है, V1 से V4 डायरेक्ट नहीं होते हुए V1 से V4 V3 के थ्रू है। लेकिन अभी हम जो पाथ W1 में सर्च करेंगे वो है या तो डायरेक्ट या V1 के थ्रू, ठीक है। सो V2 से V4 अभी अवेलेबल नहीं है पाथ, ना तो डायरेक्ट है और ना ही V1 के थ्रू है। सिमिलरली आप V3 से V2 देखोगे, V3 से V2 डायरेक्ट नहीं है और V1 के थ्रू भी नहीं है। सो V3 से V2 अगर आप चेक करोगे यहाँ से यहाँ पर अभी कोई पाथ नहीं है। सो इसमें हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करेंगे W1 के लिए, और जहाँ भी 0 दिखाई दे रहे हैं वो पाथ हम सर्च करेंगे। सो अभी आप देखोगे कि ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी हो गया है। इसके अंदर जो चेंज आया है वो आया है V3 टू V3। सो अगर आप देखोगे V3 टू V3 पाथ थ्रू V1 है, V3 टू V3 डायरेक्ट नहीं है, V3 से V1 एंड V1 टू V3। सो अभी जो पाथ है V3 से V3 में वो V1 के थ्रू है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, V3 टू V3 1 लिख दिया है। सो इस वाले और इस वाले मैट्रिक्स में एक पाथ हमको और मिला जो V3 से V3 है थ्रू V1, तो यहाँ 1 आ गया, बाकी सभी जगह 0 है। तो ऐसे सारे पाथ हमने फाइंड कर लिए। V4 टू V4 देख लिया, V4 टू V4 भी नहीं है थ्रू V1 और डायरेक्ट।
सो W1 में आपको या तो डायरेक्ट वाले लेना है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, या V1 के थ्रू लेना है। तो अभी ये नया मैट्रिक्स बना जिसके अंदर एक जो है 0 था वो 1 हो गया है, एक नया पाथ मिला हमको V3 to V3। W2 में अब आपको देखना है V1 एंड V2 बोथ, अब इन दोनों को इंक्लूड करना है आपको। सो V1 to V1 कोई पाथ नहीं है, ना तो डायरेक्ट है और ना ही V2 के थ्रू है। V2 to V2 सॉरी V1 to V2, V1 to V2 भी कोई पाथ नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है और थ्रू V1 भी नहीं है। V2 to सॉरी V1 to V3 यस देयर इज ए पाथ जो कि 1 ऑलरेडी लिखा है। V1 to V4 नहीं है, V1 to V4 डायरेक्ट भी नहीं है और V2 के थ्रू भी नहीं है। सो इस पूरे मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो जो चेंज आया है वो कहाँ पर आया है, 0 देखना है आपको, 0 को। सो कोई चेंज है क्या इसमें, नहीं है। सो W1 एंड W2, अभी आपको W1 से W2 जो नया मैट्रिक्स बना है जिसमें V1 V2 दोनों इंक्लूड किए, तो कोई नया पाथ आपको नहीं मिला है। सो ये एज इट इज आ गए। अब W3 में हमको V1 V2 V3 तीनों इंक्लूड करना है, V1 V2 एंड V3। तो अब जो हमको पाथ देखना है वो V1 V2 V3 के थ्रू देखना है। सो जो ऑलरेडी 1 है वो तो रहेंगे। अब देखो यहां पर V1 to V1, V1 to V1 है क्या पाथ, डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट नहीं है। V2 के थ्रू नहीं है, बट V3 के थ्रू है, V1 to V3 V3 to V1। सो V1 to V2 V3 इस तरह से पाथ कोई नहीं है, लेकिन V1 to V3 V3 to V1 एक पाथ है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे V1 to V4, तो V1 to V4 डायरेक्ट है क्या, नहीं है। V2 के थ्रू है क्या, वो भी नहीं है। V2 के थ्रू है V1 to V2 V2 to V3 देन V3 to V4। सो ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पर। सो ये 1 कैसे आया, V1 to V2 V2 to V3 एंड V3 to V4 ये पाथ है। सो अब हमने W3 में 3 ये इंक्लूड कर लिए, इन तीनों के थ्रू अगर आप देखेंगे तो पाथ V4 तक जाने का है, इसलिए यहाँ V1 to V4 हमने लिख दिया 1 एंड सो ऑन। जितने भी जीरोज हैं उनके लिए हमको चेक करना है कि पाथ V1 V2 V3 के थ्रू है या डायरेक्ट है या इनमें से किसी एक के थ्रू है या दोनों के थ्रू है। सिमिलरली W4, अब W4 में आप चेक करोगे तो कोई नया 1 नहीं मिल रहा है। सो ऑल पाथ्स हैव बीन ट्रेस्ड, जितने भी पाथ थे डिफरेंट वर्टाइसेस के बीच में वो सारे ट्रेस हो गए। सो ये लास्ट वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है, दिस विल बी द ट्रांजिटिव क्लोजर। सो ट्रांजिटिव क्लोजर अगर आप लिखो तो क्या आएगा, वो ये आएगा, जहाँ भी 1 लिखा है उस रिलेशन को आप लिख दोगे। सो ए इसमें है, A to B नहीं है, ये A to B नहीं आएगा इसमें। A to C ये है, BA ये भी है, BC BD ये भी है, CA ये भी है, CC CD देन DA DC एंड DD। इसको देखकर आप ये लिख दो रिलेशन। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो अगर इस मेथड से करोगे तो कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, मतलब आपको एक ही बार में ट्रांजिटिव क्लोजर मिल जाएगा। सो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसको देखकर आपको रिलेशन लिख देना है जो ट्रांजिटिव क्लोजर है। सो दिस वाज द क्लोजर ऑफ ए रिलेशन। सो क्लोजर का मीनिंग यही है कि आपके पास में कोई रिलेशन अगर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसमें नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिससे कि वो गिवन रिलेशन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड क्लोजर ऑफ ए रिलेशन। थैंक यू वेरी मच।